हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। हम लोगों ने कल के लेक्चर में कवर किए थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के एक्सरसाइज 11.1 के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस। और अगर वो लेक्चर देख लिया होगा तो सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, कैसे उसके एरिया को फाइंड करना है, ये सब कुछ आइडिया लग चुका होगा। तो 7 क्वेश्चंस और बचे थे इस एक्सरसाइज के, जो हम लोग इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो ये सारे क्वेश्चंस कल हम लोगों ने कवर किए हैं। अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लो, उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। यहां पर यानी देखो, एक कोने में ऐसे ये हॉर्स बांध दिया गया है। ठीक है, इस स्क्वायर की जो साइड है वो 15 मीटर है, और इस घोड़े की जो रस्सी है वो 5 मीटर लंबी है। कितनी? 5 मीटर। तो अब स्क्वायर की साइड कितनी है ये तो मेरे लिए मैटर करता नहीं है, क्योंकि जितनी लंबी रस्सी होगी घोड़े की, वो उतनी ही दूर में क्या करेगा? ग्रेज कर पाएगा। यहां पे क्या निकालना है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। यानी जितनी दूर में ये घोड़ा चर सकता है, मुझे सिर्फ उस एरिया को फाइंड करना है। तो इसकी रस्सी चूंकि 5 मीटर लंबी है, तो इस सब एरिया से तो इसका लेना देना है नहीं, क्योंकि यहां पर तो ये पहुंच ही नहीं पाएगा। ये सिर्फ कवर करेगा अपनी रस्सी के बराबर, यानी इस रेडियस में कवर करेगा। और कॉर्नर पे एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, ये तुम समझ ही रहे हो। और 5 मीटर रेडियस की तरह काम कर जाएगा, और आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। तो पहला वाला हम लोग निकाल लेते हैं। क्या पूछा है? एरिया ऑफ द पार्ट of the field in which the horse can graze। ज्यादा ही पास पास हो गया है, ऐसा लग रहा सब एक ही बात लग रही है। द हॉर्स कैन ग्रेज इधर ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब आप बताओ एंगल कितने का बन रहा है? एंगल यहां पर 90 का बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये कितना हो जाएगा? 90/360। और साथ में क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे सर्कल का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये एक सेक्टर को ही तो कवर करेगा, यानी ये वो पोर्शन है जिसमें ये ग्रेज कर सकता है ना? तो ये क्या बन रहा है? एक सेक्टर बन रहा है, क्योंकि दो तरफ से देखो तुम्हें रेडियस दिखाई दे रही है, और एक तरफ ये आर्क बनाएगा। और जब भी कोई एरिया बाउंडेड होगा रेडियस और आर्क से, तो वो सेक्टर होगा, ये बता चुका था मैं। यहां पर वैल्यू पुट करो, 90/360 करोगे तो 1/4 आ जाएगा। यहां पर इन्होंने पाई की वैल्यू बोला है कि भाई 3.14 रख लो, तो रख लिया। और रेडियस, इसकी रस्सी 5 मीटर लंबी है, तो रेडियस 5 का ही काम करेगी। ठीक है, यानी रेडियस का काम करेगी 5 मीटर। ये हो गया 25 इंटू 3.14 और अपॉन 4। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये पूरा निकल कर आना चाहिए कितना? 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन करी नहीं है, ये डायरेक्टली इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे ध्यान था। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आंसर यही आया है कि नहीं। ठीक, तो इसका कितना होना चाहिए? 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन तुमको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तुमको नहीं ऐसे जाना है कि याद करके चले जाओ, वैल्यूज बदल सकती हैं। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो अच्छा, तो चलो देखते हैं भाई क्या कह रहा है। अगर जो रस्सी होती वो 5 के बजाय 10 मीटर की हो जाती, तो अब यहां पर देखो, अगर रस्सी 5 के बजाय 10 मीटर की हो जाती, तो मान लो ये यहां से यहां तक कवर कर लेता है ना, और यहां से यहां तक कवर कर रहा था जब रस्सी 5 मीटर थी। तो ये वाला एरिया तुमसे निकालने को बोल रहा है कि कितना बढ़ेगा। तो आप क्या करो, पूरे 10 मीटर वाले एरिया में से 5 मीटर वाले सेक्टर के एरिया को सबट्रैक्ट कर दो, बस ये वाला पोर्शन आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो यही काम यहां पर कर देते हैं। द इंक्रीज इन एरिया हमको निकालना है, तो द इंक्रीज इन एरिया ठीक है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया लिख लो।
द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। देखो जब इसकी रेडियस कितनी है 10, तो कितना होना चाहिए 90/360 पाई इंटू 10 स्क्वायर होगा, माइनस जब इसकी रेडियस 5 है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 90, ये क्या लिख दिया मैंने 9/10, 90/360 पाई और रेडियस कितनी है 5, तो 5 स्क्वायर। बोलो क्या कोई दिक्कत है यहां पर? देखो 90/360 पाई यहां भी है यहां भी है, तो इसको बाहर ले लोगे। अच्छा इसको कट करो तो 1/4 आ जाएगा, तो ये 1/4 पाई हो जाएगा। ये 1/4 पाई यहां भी था, 1/4 पाई यहां भी है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा है 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दो, अपॉन में 4, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर को सीधे सीधे अगर सॉल्व करो तो 10 का 100 होता है, 5 का 25 होता है स्क्वायर, तो 100 में से आप 25 निकालो, तो ये हो जाएगा 3.14 अपॉन में 4 इंटू हो जाएगा 75। क्लियर है बात? अब इसको तुम्हें सॉल्व कर देना है, पहले 75 को 3.14 से इंटू करना है, उसके बाद 4 से डिवाइड कर देना है, या 4 से पहले इसको डिवाइड कर लो, जैसे भी कर लो, दोनों तरह से कैसे भी कर सकते हो। तो इसका आंसर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आना चाहिए, यह आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? ये आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया पहला क्वेश्चन। बोलो क्लियर है कि नहीं? चल नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो तुम, 1 मिनट रुको। देखो नेक्स्ट, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find the total length of the silver wire required, the area of each sector of the brooch. देखो ब्रोच समझते हो ना, लड़कियां अच्छे से जानती होंगी, ऑर्नामेंट टाइप का होता है, क्लॉथ पे लगाने के लिए उसको। ठीक है, नहीं भी पता है तो तुमको उससे फर्क पड़ता नहीं है कि ब्रोच क्या होता है। तुम्हारे लिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, तुम्हारे लिए ये एक सर्कल है और इसमें एक सेक्टर का तुम्हें एरिया फाइंड करना है, और इस पूरे में कितना वायर यूज हुआ है ये हमको पता लगाना है। तो देखो अगर इसको मैंने सिल्वर वायर से बनाया है, तो एक तो ये होगा जो वायर यूज हुआ होगा वो इसकी बाहर बाहर बाउंड्री में यूज हुआ होगा। बोलो, एक तो बाहर बाहर बाउंड्री में, और बाहर बाहर बाउंड्री में कितना वायर यूज हुआ होगा, वो 2πr होता है, क्योंकि 2πr तुम्हें क्या बताता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बताता है। इसके अलावा 5 डायमीटर, यानी ये भी तार है, देखो एक ये तार है, एक ये सिल्वर वायर है, 2 ये देखो, 3 ये देखो, 4 और ये देखो 5, ये भी 5 जगह वायर यूज हुआ है। ये पांचों वायर क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है कि नहीं है? तो एक डायमीटर कितने का है, देखो 35 mm का डायमीटर है, यानी एक इस वायर की लेंथ कितनी है 35 mm, और टोटल कितने हैं 5 वायर है, तो 5 वायर की लेंथ निकल जाएगी 35 × 5 से, और इसका सरकमफ्रेंस निकल जाएगा 2πr से। बस कितना वायर यूज हुआ है पता चल जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट को हम लोग कैसे करेंगे, देखो पहले पार्ट में क्या है, द टोटल लेंथ of the silver wire required तो भाई अब बताओ तुम, एक तो बाहर बाहर पूरा यूज हुआ है, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो कि कितना है 2πr, और डायमीटर यूज हुआ है, कितने डायमीटर यूज हुए हैं 5 वायर यूज हुए हैं एज अ डायमीटर, है ना, तो 5 × d, और इसमें ऐड कर दो, बस वैल्यू इसमें डालना है। देखो 2r को ही तो हम डायमीटर बोलते हैं, तो इसको हम पाई × d भी तो लिख सकते हैं, और इसको 5 × d लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? भाई 2r रेडियस का दुगना ही तो डायमीटर होता है, वो हमने लिख दिया। पाई की वैल्यू देखो यहां पर तो बोला नहीं है 3.14 लो, तो यहां कितना लोगे 22/7। d की वैल्यू कितनी है 35 mm, और यहां 5 × 35 यहां भी कर दो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 7 5 यहां पर कट हो जाएगा, 22 5 होता है 110, प्लस जब आप 35 × 5 करोगे तो ये आ जाएगा 175। 5 5 देखो 25, 5 3 15 और 2 17, और दोनों को ऐड करोगे तो 285 mm आ जाएगा।
इतना वायर इसमें यूज होगा। पहला पार्ट तुम्हारा हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा, आसान था, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तुमको पता है कितने सर्कल हैं, देखो 10 इक्वल सेक्टर्स। अब 10 इक्वल सेक्टर हैं, पूरे एरिया को यानी पूरे सर्कल को 10 बराबर बराबर सेक्टर में बांट दिया गया है, तो पूरे एरिया को 1/10 कर दो, एक सेक्टर का आ जाएगा, है ना। तो क्या निकालना था मुझे, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। भाई पूरा सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और वो 10 बराबर बराबर टुकड़ों में बटा है यानी सेक्टर्स में, तो 1/10 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। बस ये हो गया 1/10, ये हो गया 22/7, और आर स्क्वायर यहां पर। अब आर देखो डायमीटर कितना था इसका, डायमीटर था 35 mm, और डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी 35/2 mm। ठीक है, इसको पॉइंट में मत बदलना, एज इट इज उठा लाओ यहां पर 35/2, और स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे इंटू 35/2। क्या यहां तक बात समझ में आ गई तुम लोगों को। इसको 7 से उड़ाओ, कितनी बार में गया, 5 बार में। 5 से इसको काटो, कितनी बार में गया, 2 बार में। 2 से इसको काटो, कितनी बार में गया, 11 बार में। अब मेरे पास ऊपर बचा 11 और यहां बचा 35। 11 इंटू 35 करोगे तो आ जाएगा 385, और नीचे 2 2 मेरा बचा है 4, तो ये हो गया 4। 4 से अगर हम 385 को डिवाइड करें तो 4 9 होता है कितना, 36। कैरी गया 2 तो 25 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 4 2 कितना हो जाएगा 8, और 4 5 हो जाएगा 25 मिलीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आना चाहिए, ठीक है। अगर आप तुम 2 मिनट दो तो मैं तुरंत इसका आंसर चेक कर लेता हूं कि भाई आ गया है सही कि नहीं। तो इसका आंसर आ रहा है, अच्छा इन्होंने तो खैर 385/4 पे ही छोड़ दिया है, तब तो और तुम्हारे लिए आराम है, ठीक। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो बहुत आराम से इसलिए समझा रहा हूं ताकि एक एक क्वेश्चन तुम्हें समझ में आए। जल्दी जल्दी करने में लेक्चर तो छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर पढ़ाने का मोटिव ही नहीं है, कोई बताने का मतलब क्या है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। ये बराबर बराबर दूरी पर, देखो इसकी एक डिजाइन को इस तरह से बनाया गया, यानी ऊपर वाला जो अम्ब्रेला का ये पोर्शन होता है ना ऐसे, जो तुमको पानी से बचाता है, अगर उसको ऐसे ओपन कर दिया जाए तो कुछ इस तरह से इन्होंने डिजाइन दिखाई है तुमको। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस 45 है। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब मतलब देखो ये इन दोनों के बीच का मुझे एरिया चाहिए, इन दोनों के बीच के मुझे एरिया चाहिए। अब देखो टोटल कितने पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बराबर बराबर ही तो होंगे, बोलो 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में। तो या तो आप एंगल निकालो, या तो आप सीधे देखो 8 पार्ट में बट रहा है, भाई इन्होंने बताया है कितने पार्ट में है, टोटल कितने हैं, 8 रिब्स हैं। तो 2 रिब्स के बीच में क्या हो जाएगा, 1/8 कर देना, बस खत्म। तो एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, एरिया बिटवीन द 2 consecutive ribs of the umbrella। अब यहां पर मैंने देखो क्या किया है, एंगल नहीं फाइंड किया है, क्योंकि घूम फिर के वहीं पे आ जाओगे। मैं 360 को 8 से डिवाइड करके 45 लाऊंगा, फिर 45/360 करूंगा। इससे अच्छा मुझे पता है कि जब 8 रिब्स में ये बराबर बराबर, देखो यहां पर इन्होंने दे दिया ना इक्वली स्पेस्ड, तो पूरा सर्कल 8 बराबर हिस्सों में बट जाएगा, तो मैं 1/8 पाई आर स्क्वायर कर दूंगा, बस। क्लियर हो गई बात कि नहीं। और यहां पर वैल्यू की कितनी रखनी है भाई, 22/7 ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां तो 3.14 दिया नहीं है। तो 1/8 पाई की वैल्यू रखो आप 22/7, और रेडियस दे रखी है 45 सेंटीमीटर, तो 45 इंटू 45। कुछ कटवट रहा है कि नहीं, ये कट रहा है। 2 4 कितना हो जाएगा 8, और 2 11 कितना हो जाएगा 22। इसके अलावा मुझे कुछ कटता नहीं दिखाई दे रहा है।
11 इंटू, अगर मैं 45 इंटू 45 करूंगा तो ये आएगा 2025, 4 ठीक है। और नीचे 4 7 जा कितना आ जाएगा 28। अब अगर मैं इसको इंटू करूंगा तो 11 5 55 होता है, 11 दूनी 22 और 3 25 होता है, ये 2 होता है, ये 22 होता है अपॉन 28। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर दे दो तुम, बोलो क्लियर है? देख लो भाई आंसर आ रहा है कि नहीं। 22 ठीक है, मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया है क्या? 11 25 55 5, अच्छा 5 कैरी जाएगा भाई, 1 मिनट रुकना। ये 11 25 55 होता है, 22 और 5 27 हो जाएगा, ठीक। ये यहां पर मिस्टेक मैंने करी थी। ये आंसर हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। वाइपर देखा है ना, कार में देखा होगा, आगे वाइपर लगा होता है। बारिश वारिश में उसको है ना सामने से पानी साफ करने के लिए, या अभी ठंडक आ रही है, ड्यू हो जाएगी तो उसको साफ करने के लिए वाइपर यूज किया जाता है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर वाइपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। अब ऐसे समझो यार, 115 डिग्री के एंगल पर जैसे कहीं पर भी वाइपर लगा हुआ है, ऐसे कहीं, ठीक है, ऐसे कहीं पर भी वाइपर लगा हुआ है, इसकी डिजाइन कैसी भी हो मैटर नहीं करता है मेरे लिए। मैटर क्या करता है कि वाइपर कैसे चलेगा। अगर वाइपर की लेंथ 25 सेंटीमीटर है और 115 के एंगल को ये कवर करता है तो ये 115 के एंगल पे ऐसे ऐसे चलेगा। बोलो क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो ये पूरा एरिया ये निपटाएगा। इसी तरीके से जो इधर से चलेगा वो इधर से पूरा एरिया निपटाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? यानी दोनों 115 15 के एंगल पे निपटाएंगे। हालांकि ये 115 का तो एंगल दिखे नहीं, ये तो 90 का दिख रहा है, ठीक। मैंने बस तुमको समझाने के लिए बताया। तो एक कितना कवर करेगा, एक सेक्टर 115 का, 2 सेक्टर यानी 2 से इंटू कर देना, तो टोटल एरिया, तो टींड लग रहा है भाई, टोटल एरिया cleaned at each sweep of the blades अब देखो भाई, एक का एरिया कितना हो जाएगा, सेक्टर बनाएगा तो 115 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या काम करेगा, रेडियस क्या काम करेगी, देखो 25 सेंटीमीटर की लेंथ, ठीक है, जो ब्लेड की लेंथ है वो रेडियस का काम करेगी। और ये एक वाइपर का होगा, और इसको जब मैं 2 से इंटू करूंगा तो ये 2 वाइपर का हो जाएगा एरिया। बस 2 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू नहीं दी है तो 22 बाई 7 ही लेकर चलेंगे, और रेडियस दे रखी है मुझे 25। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब इसको तुम्हें सॉल्व कर देना है। तो क्या कटवट रहा है भाई, देखो 5 से इसको उड़ाओगे तो 23 बार में जाएगा ये, है ना, और 5 से इसको बढ़ाओ काटोगे तो 72 बार में जाएगा। 2 से इसको उड़ाओगे तो ये 36 बार में जाएगा, और 2 से इसको उड़ाओगे तो 11, और 2 से इसको उड़ाओगे तो 18 बार में जाएगा। और मुझे कुछ कट्टा दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर बचेगा तुम्हारा 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, नीचे बचेगा कितना 18, ये होगा 23 इंटू 25 को 25 से करोगे 625 आएगा, 11 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 18। 11 से भी करना आसान होता है तो 11 से कर दो। 11 से करने का मैं तुमको तरीका बताता हूं। सबसे पहले देखो 5 लिखो, फिर 5 और 2 जोड़ो 7 हो जाएगा, फिर 7, ये 5 देखो 5 लिखा, फिर 5 और 2 जोड़ा, फिर 2 और 6 जोड़ो 8 हो जाएगा, और फिर 6 लिख दो, ठीक। इस तरह से 11 से इंटू किया जाता है, और अपॉन 18। अब 23 का टेबल तो मैं पढ़ूंगा नहीं, तो आंसर डायरेक्टली कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, लेकिन तुमको बैठकर इसे करना ही पड़ेगा। तो ये कितना आना चाहिए कुल मिला के, ये नीचे कुछ बचा था ना,
यहाँ 7 भी नीचे बचा है, ठीक है, इसको भी लिए चलो भाई साथ साथ में, वरना ये छूट जाएगा। तो तुम्हारा 18 सेवेंजा यहाँ 126 बचेगा। ऊपर मैं इंटू करके देख लेता हूँ कि 23 इंटू 6875 कितना होगा, जो कि तुमको करना पड़ेगा रफ पर, यानी रफ वर्क जब करोगे तो वहां पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुमको। तो ये जब मैं करूंगा तो आ जाएगा 23 इंटू 6875, 158125 आना चाहिए ये, ठीक है, 158125 अपॉन 126। क्या था ये, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि कार का ब्लेड मीटर में तो होगा नहीं, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 में कोई डाउट लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान था, हो गया। चल इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन और अपने पास बचते हैं ना, 13, 12, 13 और 14। यहां पर देखो, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, यानी पानी के अंदर ना वो रॉक्स होती हैं, और टाइटैनिक का तुमने सुना होगा, वो आइसबर्ग से टकरा गया था, डूब गया था। तो वार्न करने के लिए इनको, यानी पानी के अंदर जो रॉक्स होती हैं उससे वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस है जो अपनी लाइट फैलाता है एट अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 मीटर स्क्वायर। अब देखो होता क्या है कि लाइट जो है ना वो एक सेंटर की तरह काम करती है। जैसे यहाँ कोई फोकस है, यहाँ से लाइट निकलेगी तो ऐसे वो एक सेक्टर में फैलती है। ऐसे कभी भी टॉर्च हो, टॉर्च जला के देखो, एक पॉइंट से निकलेगी, एक सेक्टर, एक एंगल बनाते हुए जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर यहां से देखो, मान लिया कोई लाइट हाउस है, यहां से जो निकल रही है वो ऐसे 80 का एंगल बनाते हुए, या 80 का एंगल तो है ही नहीं, मान लो ऐसे ऐसे 80 का एंगल बनाते हुए ये लाइट निकलती है, ठीक है, कितने का, 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए। और ये डिस्टेंस कितनी कवर करती है, इसकी रेडियस कितनी है, 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। तो ये पूरा एरिया ये कवर करती है ना, ये पूरा एरिया है। यहां से अगर लाइट निकली है 80 डिग्री पे, तो ये एक तरीके से देखो सेक्टर ऑफ अ सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, बस उसी का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी, तो बस लिख दो एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, द शिप्स आर वॉर। कितना हो जाएगा, 80 के एंगल पे जा रहे हैं तो 80 बाई 360 डिग्री इंटू पाई और 16.5 का स्क्वायर। बोलो यही तो होगा। पाई की वैल्यू रखनी है 3.14। ये जीरो कट जाएगा, 4 से काटोगे 2 बार में, 4 से काटोगे 9 बार में, ये आ जाएगा 2/9। पाई की वैल्यू आप डालोगे 3.14, 16.5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 256 और 16 कितना होता है, 272, 27225। ये आना चाहिए 16.5 का स्क्वायर। क्या कुछ कट पिट रहा है, देख लेते हैं भाई। 7 2 9 2 11, 11 2 13, 5 18, ये 2 9 से कट जाना चाहिए। तो कट रहा है ना, हाँ 9 से उड़ाते हैं, देखते हैं इसको कट रहा है। ये हो जाएगा 9 3 27, फिर यहाँ 2 बचेगा, ये 22, 2 में तो कटेगा नहीं तो 0 लेंगे, 22 हो जाएगा, 9 2 18, 9 5 ये कटना चाहिए, 30.25 आएगा। 2 इंटू 3.14 इंटू 30.25, ठीक है। अब 3.14 को इंटू कर लो तो 6.28 हो गया ये, इंटू 30.25। अब इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। पॉइंट तुम लोगों को पता है ना कैसे लगाते हैं, या नहीं पता है? नहीं पता है तो भाई पता कर लो। 6.28 इंटू 30.25, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। अब एक चीज समझ लो,
दो डिजिट, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट पहले यहां पॉइंट है, 2 डिजिट पहले यहां पॉइंट है, तो आंसर में 4 डिजिट पहले पॉइंट आना चाहिए, लेकिन यहां पर 2 डिजिट पहले आ रहा है, इसका मतलब एंड में 2 जीरो रहे होंगे, इसीलिए उनको हटाया गया है। मल्टीप्लीकेशन में ये सब बातें ध्यान रखना, ठीक। चलो आते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, डिजाइन इन्होंने तुमको पहले से बनाकर दे दी है। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन शोन इन फिगर। ये डिजाइन है, ये जो सेगमेंट की तरह दी हुई है ये डिजाइन है, ठीक है, ये बीच वाली नहीं है, ये डिजाइन है। ऐसी 6 डिजाइन दे रखी है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अगर यहां ध्यान से समझो, अगर मैं एक कहीं पर एक सेगमेंट की बात करूं, जैसे यहां से मैं क्या करूं, इसको देखो, यहां से इसको मिला दूं, यहां से इसको मिला दूं, ठीक, तो ये पूरा एक सेक्टर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सेक्टर। इस सेक्टर में से मैं इस ट्रायंगल को माइनस करूंगा तो ये वाली डिजाइन का एरिया आ जाएगा, और इस डिजाइन को मैं 6 से इंटू कर दूंगा तो 6 की 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक तरीका ये है कि भाई बीच में तो एक हेक्सागन है। क्या है हेक्सागन? हेक्सागन किसको बोलते हैं? हेक्सागन उसको बोलते हैं जिसमें 6 साइड होती है। कितनी होती है? 6 साइड। और ऊपर से इन्होंने क्या बोल दिया है इसमें, कहा गया, मेकिंग द डिजाइन, कुछ नहीं, हेक्सागन के बारे में तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक। 6 बराबर बराबर देखो डिजाइन है। हाँ, ये है कि ये सारी की सारी डिजाइन कैसी होंगी, 6 इक्वल डिजाइन। कैसी है? 6 इक्वल डिजाइन। अच्छा, तो ये 6 साइड है तो भाई हेक्सागन तो बना, 6 साइड है तो ये क्या बन गया, एक हेक्सागन बन गया। अब ये जो 6 तुम्हारी कॉर्ड है, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेंगी ये बताओ, ठीक है। आप एक नाम दे लो इसको, इसको नाम दे लो, मान लिया इस वाले को ए बी दे लो, इसको मान लिया ओ दे लो, ठीक है। तो यहां पर लिखो एंगल, समझना, एंगल subtended by a chord at the center in the given design, in the given design। तो कितने का एंगल सबटेंड करेगी? देखो भाई, टोटल होता है 360। कितने का होता है? 360। इसको 6 इक्वल डिजाइन में बांटा तो कितने पे बना? 60 डिग्री बना। बोलो 60 डिग्री बना कि नहीं बना? और जैसे ये 60 डिग्री बना तो मैं थोड़ा सा दिमाग ये लगाऊंगा कि जब इसने 60 बनाया, जैसे इसने कितने का एंगल बनाया, 60 का एंगल बनाया, मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि भाई ये जो है, कहो कुछ भी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्योंकि ये जैसे ही 60 होगा, ये दोनों रेडियस बराबर हो जाएंगी, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? जब ये तीनों एंगल 60 60 60 के हो गए तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इसकी रेडियस कितनी दी हुई थी? 28। तो ये 28, ये 28, ये कॉर्ड भी कितनी आ जाएगी? 28। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये सब 28 28 हो गए। अच्छा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की मुझे साइड पता चल गई है तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी मैं आसानी से निकाल लूंगा। और ऐसे 6 एरिया बन रहे हैं। कितने बनेंगे? 6 एरिया बनेंगे। तो मैं 6 का एरिया निकाल सकता हूं। और पूरे सर्कल में से अगर मैं ये 6 एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के माइनस करूंगा तो ये डिजाइन अपने आप आ जाएगी। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? भाई, इस डिजाइन को निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बीच में एक इस तरह से बनाया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार कर लिया, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। 60 डिग्री के एंगल बनते ही ये तुरंत क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल तुम्हें सेम तरह के दिखेंगे, आइडेंटिकल। उनको आप सबट्रैक्ट कर दोगे। तो मैं इसी तरह से निकालूंगा, अलग अलग डिजाइन नहीं निकालूंगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, यहां पर लिखो, डिजाइन में मैंने ए बी एक माना है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द डिजाइन, एंड ए बी बी अ कॉर्ड, ठीक है। अब इससे क्या होगा,
कि एंगल ओ ए बी कितना निकाल लिया मैंने, 60 डिग्री। ओ ए और ओ बी में कहूंगा बराबर है क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल है, ठीक। इसलिए जो एंगल ओ ए बी होगा ये ओ बी ए के बराबर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। इससे मैं क्या निकाल लूंगा रिजल्ट कि भाई ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं करके ही दिखा देता हूं पूरा। एंगल ओ ए बी प्लस, नहीं ओ ए बी नहीं भाई, ये मैंने कौन सा, ए ओ बी मुझे यहां लिखना चाहिए था। सेंटर पे जो बन रहा है वो कौन सा है, ये देखो ओ ए और ये ओ बी। सेंटर पे बन रहा था तुम्हारा एंगल ए ओ बी, ये सेंटर पे बन रहा था 60 डिग्री। ओ ए ओ बी बराबर है रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक। इसलिए ये हो गया। अच्छा, ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस ए ओ बी तीनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, 180। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, ताकि इक्विलेटरल दिखा सकूं। तो ए ओ बी कितना हो जाएगा, यहां पर देखो ओ बी ए बराबर है, तो मैं इसको 2 ओ ए बी लिख दूंगा। ए ओ बी इधर चला जाएगा, 180 माइनस ए ओ बी, 180 माइनस 60, 120। इधर चले आओ थोड़ा सा, 2 एंगल ओ ए बी बराबर कितना आ जाएगा, देखो 120 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी कितना आ गया, 120 बाई 2, 60 डिग्री। इसलिए एंगल ओ बी ए भी कितना हो गया, 60 डिग्री। इस पूरी कहानी से ये हो गया ए ओ बी बराबर एंगल ए बी ओ बराबर एंगल बी ए ओ, है ना, 60 डिग्री हो गया। हेंस ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं। और ऐसे कितने ट्राइंगल दिखेंगे यहां पर, 6 ट्राइंगल दिखाई देंगे। कितने दिखाएंगे, 6 दिखाई देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया ये कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है ना, और इसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे, 6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, बस। यानी पूरे सर्कल में से इस ट्राइंगल के ऐसे देखो 6 बनेंगे, क्या समझ में आ रहा है ना, ऐसे 6 ट्राइंगल बनेंगे, ये तो सबका तो एरिया निकालेंगे नहीं क्योंकि सब बराबर बराबर है, 1 2 3 4 5 6, एक का निकाल के 6 से इंटू कर देंगे, बस सॉल्व हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो यहां रखनी है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस 6 इंटू √3/4 आर स्क्वायर। क्यों मैंने आर स्क्वायर यहां भी लिखा है, क्योंकि रेडियस ही, भाई जब ये इक्विलेटरल होगा तो रेडियस ही साइड का काम करेगी, क्योंकि तीनों आपस में बराबर आ जाएंगे। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, चाहो तो आर स्क्वायर को कॉमन निकालो, पाई की वैल्यू डालनी है, नहीं डालनी है, नहीं, रिक्वायर्ड एरिया नहीं, रिक्वायर्ड कॉस्ट निकालनी थी। एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं सीधा कॉस्ट भी निकालता हूं यहीं पे, रिक्वायर्ड एरिया छोड़ो, देखो रिक्वायर्ड कॉस्ट, ये तो हो गया टोटल एरिया, ये क्या हो जाएगा टोटल एरिया, और इसको तुम कॉस्ट से क्या कर देना, इनटू, बस 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बस इससे इनटू कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर है, इंटू 0.35। अब मेन खेल यहां पर है कैलकुलेशन का। आर स्क्वायर को मैं, अच्छा यहां पे देखो कट कर सकता हूं, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा, है ना। आर स्क्वायर यहां भी है, आर स्क्वायर यहां भी है, आर स्क्वायर को तुम बाहर निकाल लो, तो ये हो गया कितना, आर स्क्वायर।
अंदर बचेगा क्या, देखो यहाँ पर पाई, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14। ध्यान से समझते जाना, आर स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला, पाई की वैल्यू 3.14 हुई। फिर मैंने पाई की वैल्यू लेकिन दी नहीं है ना इन्होंने। एक काम करो, सीधे रख के सॉल्व करो। 22/7 3.14 नहीं दी है इन्होंने, सिर्फ √3 की वैल्यू दी है ना। मैं सीधा ऐसे ही सॉल्व कर देता हूं। 22/7 आर स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28। ठीक, फिर यहां तो कटेगा नहीं, कोई बात नहीं। माइनस 3/2, 28 इंटू 28 यहां हो जाएगा 3/2, और √3 भी तो है, 3√3। ठीक, और इंटू 0.35। अब ये पूरी कैलकुलेशन निपटानी है। देखो 7 से इसको उड़ाओ तो ये 4 बार में कट गया। ठीक, यहां 2 से उड़ाओ तो ये 14 बार में कट गया। और √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.14 दे रखी है। अच्छा 28 यहां भी है, 28 यहां भी है, कम से कम 28 को तो बाहर निकाल ही लो। 14 यानी यहां से 2 भी मिलेगा, यहां से भी 2 मिलेगा, तो यहां 28 इंटू 2 बाहर जा सकता है। थोड़ा और कैलकुलेशन को अगर आसान बनाए तो यहां से देखो 2 को बाहर निकालो और 28 को बाहर निकालो, तो 2 इंटू 28 को मैंने बाहर निकाला। ठीक है, 0.35 को जरा इधर साथ में लिख लो। अब अंदर देखो क्या बचा है, 2 को बाहर निकाला तो 11 बचा, 28 बाहर चला गया है तो 11 इंटू 4 बचेगा। ध्यान से देखना, 2 बाहर गया, 28 बाहर गया, तो यहां 11 इंटू 4 बचा। 11 इंटू 4 कितना होता है 44, यानी 44। माइनस 3 इंटू √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.73। 1.73, 1.73 या 1.7 इसमें इस्तेमाल करना था। एक मिनट में बस कंफर्म कर लेता हूं। हाँ, सिर्फ 1.7 इस्तेमाल करना है इसमें। ठीक है, तो लिखो सिर्फ 1.7। अब यहां से देखो 28 बाहर चला गया है, 14 में से 2 भी बाहर गया है, तो सिर्फ 7 बचेगा। अब देखते हैं भाई इसको, क्या और कुछ यहां पे कटवट हो रहा है? नहीं। 2 को 35 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.7 इंटू 28। यहां पे 7 त्रिक 21 हो जाएगा। एक मिनट रुकना भाई, देखता हूं, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी मुझे। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 44 माइनस, नहीं पहले रुक जाओ, 21 इंटू 1.7 हो जाएगा, ये 35.7 है ना, माइनस 44, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8.3। यानी जब ये सॉल्व करोगे तो यहां आएगा 8.3। अब जरा इसको इंटू करके देख लेता हूं कि मेरा आंसर आ गया कि नहीं। 0.7 इंटू 28 इंटू 8.3, 162.68, 162.68 रुपीज। ठीक, ये आंसर होना चाहिए। जरा चेक कर लो आंसर अपनी बुक में तुम लोग और कंफर्म कर दो कि भाई यही आंसर आ रहा है। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, हालांकि अगर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आप एक सेगमेंट का एरिया निकाल लो और इंटू 6 कर दो, वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें भी भाई इस ट्रायंगल का एरिया तो निकालना ही पड़ेगा। सेक्टर में से फिर इसको माइनस करना पड़ेगा, फिर 6 से इंटू करके कॉस्ट से इंटू करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि भाई सीधे सीधे बीच वाली डिजाइन ही एरिया ऑफ सर्कल से निकाल के खत्म कर दी। इसका तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट, लास्ट क्वेश्चन फिर कर लेते हैं, और मैं इसको सेव कर देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन आज के लिए और इसी के साथ ये भी खत्म हो जाएगा। देख लो चौथा वाला, बिल्कुल ये सॉरी 14th क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर। देखो अगर थीटा एंगल होता था, समझना, सेक्टर का अगर एंगल कितना होता था थीटा, तो फॉर्मूला क्या बनता था, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यही बनता था। अगर इन्होंने एंगल थीटा की जगह पी डाल दिया है तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पे थीटा नहीं आएगा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। देखो क्या कोई आंसर इसमें से मैच कर रहा है? पहली बात तो यहाँ 2 पाई आर है, स्क्वायर है नहीं, तो ये कट हो जाएगा। यहां पर भी 2 पाई आर है, आर पे स्क्वायर नहीं है, ये भी कट हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। अब बचे 2 ऑप्शन। यहां पर देखो
P बाई 180, पाई आर स्क्वायर तो इसके पास है, लेकिन P अपॉन 180 है, हमको चाहिए P अपॉन 360, तो B भी कट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? D सही होगा। आप चेक करके देख लो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 से ये कट हो जाएगा, 360, तो ये कितना आ जाएगा? P बाई 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि यही होता है। सेम चीज है कि नहीं? तो ऐसा ना हो कि कहीं तुम लोग को देखकर लगे कि चारों ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि तुम तो ये याद करके गए होगे कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तुम इसमें थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर देखोगे, नहीं दिखेगा, तुमको लगेगा चारों ऑप्शंस गलत है। तो ये काम नहीं करना है। बोलो क्लियर है? ये हो गए इसके 14 क्वेश्चंस, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.1 खत्म हो गई है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का काम आज खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम। 9th में तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो पहले एक काम करो कि उससे रिलेटेड जो भी तुम्हारे फॉर्मूले हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर, इनसे रिलेटेड सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो उसको स्टार्ट करने से पहले। और उसके बाद हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो तुमको मजा आएगा। यानी अगर तुमको याद होगा सब, तो बिना याद हुए फिर करने बैठोगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो पहले फॉर्मूला अच्छे से लर्न करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब हमारे सिर्फ 3 चैप्टर और बाकी हैं, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, फिर स्टैटिस्टिक्स और फिर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस मंथ के एंड तक या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक हम लोग एनसीईआरटी फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बोर्ड की प्रिपरेशन में लग जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में सरफेस एरिया वॉल्यूम के साथ।